नमस्कार दोस्तों, इंडियन आईक्यू के नए वीडियो में आपका स्वागत है। थंबनेल से आपको जानकारी मिल गई होगी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 के स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट भेज रखा है या अभी भेजने वाले हैं और उनके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आगे क्या होगा, स्क्रूटनी कैसे होगी, ओके लिस्ट क्या होता है, कैसे जारी होता है, कौन करता है, कब तक होगा, फेज़ 8 का सारा प्रोसेस कैसे चलेगा। इसके अलावा फेज़ 7 के भी कई पोस्ट के अभी ओके लिस्ट आने बाकी हैं। जी हाँ, एनआर रीजन और एनडब्ल्यूआर रीजन ने कई पोस्ट के ओके लिस्ट अभी तक रिलीज़ नहीं किए हैं। उन बच्चों को भी इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो में हम काफ़ी तसल्ली से डिटेल में एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपके मन में जितने भी सवाल आते हैं ओके लिस्ट से रिलेटेड, स्क्रूटनी से रिलेटेड, उन सारे सवालों के जवाब यहाँ पे दिए जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिलती रहे। एसएससी ने फेज़ 8 के स्टूडेंट्स से डॉक्यूमेंट मंगवाने शुरू कर दिए हैं। कई स्टूडेंट आप लोगों में से डॉक्यूमेंट भेज भी चुके होंगे। 31 मई लास्ट डेट अभी तक रखी गई है। डॉक्यूमेंट भेजने की जो आखिरी तारीख है वो 31 मई 2021 रखी गई है। हो सकता है कि इसको आगे भी बढ़ाया जाए। वैसे 3 बार अभी तक मौका दे दिया गया है तो बहुत कम चांस है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अगर अभी तक आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे हैं तो प्लीज़ डॉक्यूमेंट टाइम से अपने रीजनल ऑफिस को भेज दीजिए। दोस्तों, अगर हम फेज़ 6 का देखते हैं, पहले फेज़ 6 का देखते हैं, फेज़ 7 का, फिर फेज़ 8 पे आएंगे। तो फेज़ 6 का जो रिज़ल्ट आया था वो 2019 में 17 मई को रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था एसएससी के वेबसाइट पे। उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट मंगाने शुरू हुए और लगभग 2 से 3 महीने के अंदर अंदर रीजनल वेबसाइट्स ने, मतलब रीजनल डिपार्टमेंट्स ने अपने वेबसाइट पे ओके लिस्ट डालने शुरू कर दिए थे। अगर हम फेज़ 7 की बात करें तो फेज़ 7 की जो रिज़ल्ट आई थी वो 18 फरवरी 2020 को रिलीज हुई थी। उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट मंगवाने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जून के आसपास में, जून मिड या जून लास्ट से लगभग सभी रीजन्स ने अपने ओके लिस्ट को पब्लिश करना शुरू कर दिया था। इसमें भी अलग अलग रीजन्स अलग अलग टाइम पे करते हैं। कुछ रीजन्स होते हैं जो बहुत फास्ट काम करते हैं तो उन्होंने जल्दी पब्लिश करना शुरू किया, या उनके गैप्स कम दिखते थे। ज़्यादातर रीजन्स क्या करते थे कि एक एक दिन के अंतराल पे, जैसे आज अगर रिजल्ट ओके लिस्ट पब्लिश किया तो फिर परसों दूसरा ओके लिस्ट पब्लिश करते थे। तो अलग अलग पोस्ट के वो ओके लिस्ट एक एक दिन के अंतराल पे पोस्ट करना शुरू कर दिए थे। साथ ही साथ हमें एक और चीज़ कंसिडर करना होगा कि फेज़ 6 के टाइम सिचुएशन बहुत ही नॉर्मल था। फेज़ 7 के टाइम पेंडेमिक था और उस समय जो गाइडलाइंस थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। ऑफिसेज़ के भी खुलने के गाइडलाइंस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। फेज़ 8 में भी कंडीशन लगभग फेज़ 7 जैसा ही है। थोड़ा सा मान सकते हैं कि फेज़ 7 से कम स्ट्रिक्ट होगा, लेकिन लगभग एक ही जैसे माहौल है। तो हम मान सकते हैं कि 3 से 4 महीने बाद, जैसे 31 मई को अगर लास्ट डेट है तो वहाँ से 4 महीने आप और जोड़ लो तो लगभग आप मान के चलिए कि अगस्त से सितंबर के बीच में हम अनुमान लगा सकते हैं कि ओके लिस्ट डालने शुरू कर दिए जाएंगे रीजनल वेबसाइट्स पे। चलिए, अब सवाल आता है कि ओके लिस्ट किस तरीके से रिलीज़ की जाती है। तो दोस्तों, ओके लिस्ट आप अगर देखेंगे रीजनल वेबसाइट पे तो सारे रीजन्स के अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। हर रीजन अपने तरीके से काम करती है। ज़्यादातर रीजन क्या करती है कि पहले अपना रिजेक्ट लिस्ट वो पब्लिश करती है। पहले वो रिजेक्ट लिस्ट को पब्लिश करती है, फिर उसमें जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को एक मौका दिया जाता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके। कहने का मतलब है कि जो रिजेक्ट लिस्ट आता है उसमें उन बच्चों के नाम होते हैं जिन बच्चों का किसी न किसी कारणवश उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, उनके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अब इसमें कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है कि बच्चे ने डॉक्यूमेंट टाइम पे भेजा ही नहीं। दूसरा कारण हो सकता है डॉक्यूमेंट भेजा लेकिन आधा अधूरा डॉक्यूमेंट भेजा, जो ज़रूरी क्रूशियल डॉक्यूमेंट थे वो उन्होंने सेंड नहीं किया। तीसरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट कारण होता है
कि सब कुछ भेजने के बावजूद उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भेजा, उसकी जेरॉक्स कॉपी नहीं भेजी। इसके अलावा अगर जो चीज़ एलिजिबिलिटी में मांगी गई थी वैसा उनके पास सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं है तो उसकी वजह से भी रिजेक्ट किया जा सकता है। या अगर वो इक्विवेलेंट मानते हैं इस चीज़ को तो उन्होंने साथ में इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ है, इसके वजह से भी रिजेक्ट किया जा सकता है। या फिर सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा या एक्सपीरियंस जहाँ से होना चाहिए वो आपका एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आपका नहीं है, और अगर वो किसी यूनिवर्सिटी से है, किसी इंस्टीट्यूशन से है या किसी डिपार्टमेंट से है, वो रिकॉग्नाइज्ड अगर नहीं है तो इसके वजह से भी रिजेक्शन देखा जाता है। इसके अलावा आपके सर्टिफिकेट में जो डेट है, डेट जो है इशू करने का, वो अगर क्रूशियल डेट जो स्टिपुलेटेड डेट है, स्टिपुलेटेड टाइम है, उसके अंदर का नहीं है, उसके बाद का है, तब भी उस केस में भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों रिजेक्शन के कई रीज़न हो सकते हैं, जो भी रीज़न होंगे रिजेक्ट लिस्ट में वो रीज़न काफ़ी क्लियरली बताया जाता है। इसके अलावा बच्चों को 1 हफ्ते का या 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि अगर उन्हें लगता है कि नहीं मेरा नाम इस रिजेक्ट लिस्ट में गलती से आया है जबकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और वही डॉक्यूमेंट भेजे हैं जो ज़रूरत है, तो वो पहले क्या होता था कि पहले के फेजेस में हम देखते थे कि पर्सनली जाके ऑफिस में और वहाँ पे अपना क्लेम करना पड़ता था, वहाँ पे चैलेंज करना पड़ता था, पर अब ये ईमेल के ज़रिए कर दिया जा सकता है। जो रीजनल ऑफिस होती है वो पर्टिकुलर ईमेल देती है, वहाँ पे आपको अपने प्रूफ के साथ मेल भेजना होता है कि अगर मुझे रिजेक्ट किया गया है तो ये सही रीज़न नहीं है, मैं इसमें एलिजिबल हूँ। आपको हर प्रूफ वहाँ पे अटैच करना होता है। इसमें ख़ास एक इम्पॉर्टेंट मैं बात मैं बता दूँ कि अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपने पोस्ट नहीं किया है और आप मेल करते वक्त उसको अटैच करते हैं, कोई नया डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो एसएससी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। वहाँ पे आप वही प्रूफ्स डाल सकते हैं जो ऑलरेडी आपने पोस्ट किया हुआ था, कोई नया चीज़ उसमें आप नहीं जोड़ सकते हैं। एक बार जब रिजेक्ट लिस्ट का ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद ओके लिस्ट जारी होती है। ओके लिस्ट यानी प्रोविजनली एलिजिबल लिस्ट। उसमें उन बच्चों के नाम होते हैं जिनको एलिजिबल माना गया है, उनके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया गया है। साथ ही साथ जिन बच्चों ने अपना चैलेंज किया था और अगर उनको भी मान लिया जाता है तो वो सारा होने के बाद एक फ़ाइनल ओके लिस्ट रिलीज़ की जाती है। वो लगभग 10-15 दिन 1 महीने के बाद एक फ़ाइनल ओके लिस्ट आती है। उस फाइनल ओके लिस्ट में अगर आपका नाम है तो मतलब आपको पूरी तरह से एलिजिबल मान लिया गया है इस पोस्ट कोड के लिए। फाइनल ओके लिस्ट आने के बाद एसएससी अगर देखती है कि हमें जितने स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी डीवी के लिए उतने स्टूडेंट इसमें नहीं हो पा रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि पोस्ट 10 है और एसएससी चाहती है कि 1:10 के रेशियो में हम 100 बच्चों को डीवी के लिए बुलाएं और ओके लिस्ट में सिर्फ 20 बच्चे का नाम आ पाता है एलिजिबल होके, तो एसएससी फिर क्या करती है कि दोबारा से उस पोस्ट के लिए रिज़ल्ट निकालती है। जी हाँ, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 7 में भी ऐसा हुआ था और आगे भी ऐसा देखा जाएगा कि एक बार रिज़ल्ट आने के बाद अगर उतने स्टूडेंट्स एसएससी को नहीं मिल पाते हैं जितने की चाहिए 1:10 के रेशियो में या 1:20 के रेशियो में, जितने भी रिक्वायरमेंट है उतने स्टूडेंट्स अगर नहीं हो पाते हैं तो कट ऑफ को कम करके दोबारा से रिज़ल्ट निकाला जाता है और कई सारे स्टूडेंट जो पहले वाले रिज़ल्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं वो भी दूसरे वाले रिज़ल्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर उन स्टूडेंट से भी डॉक्यूमेंट्स एसएससी मंगवाती है, उन डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटनी होता है, फिर उनके लिए अलग से ओके लिस्ट, फाइनल ओके लिस्ट पब्लिश किए जाते हैं और उन बच्चों को भी अगर एलिजिबल माना जाता है तो उनको डीवी में आने का मौका दिया जाता है। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बच्चे तो सिलेक्शन पोस्ट में कम होते हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे वो भी कम हैं, तो आखिर इतना सारा टाइम क्यों लगता है, 4 महीने का 5 महीने का प्रोसेस क्यों है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है वो एसएससी कंप्लीट नहीं करती है। इसमें ना एसएससी का हेडक्वार्टर कुछ करता है, ना इसमें एसएससी की रीजनल ऑफिस कुछ करती है। ये जो स्क्रूटनी होती है वो यूज़र डिपार्टमेंट कंडक्ट कराता है। जी हाँ, स्क्रूटनी का प्रोसेस यूज़र डिपार्टमेंट कंडक्ट कराता है, ना कि एसएससी की ऑफिस। अब आप पूछेंगे कि ये मैं कैसे कह रहा हूँ, इसके लिए 4 तथ्य मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। सबसे पहला, आपको स्क्रीन पे मैं एक आरटीआई का स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। इस आरटीआई में ये हमने पूछा था
कि आप बताइए कि जो स्क्रूटनी में जो बच्चे ओके लिस्ट में आते हैं या रिजेक्ट लिस्ट में आते हैं, तो ये कौन करता है? क्या ये सिर्फ एसएससी करती है या एसएससी यूजर डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन से करती है? तो जो आरटीआई की रिप्लाई आई थी उसमें साफ साफ ये क्लियरली बताया गया था कि जितने भी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं, इसके बाद जब ओके लिस्ट प्रिपेयर होती है तो ये यूज़र डिपार्टमेंट के क्लैरिफिकेशन के बाद ही इसको पब्लिश किया जाता है। जब यूज़र डिपार्टमेंट क्लैरिफाई कर देता है तब इसको पब्लिश किया जाता है। ये पहला। दूसरा तथ्य ये है, जब आप रीजनल वेबसाइट्स खंगालने शुरू करेंगे, वहाँ पे कुछ पुराने रिजेक्शन लिस्ट आप देखेंगे, तो वहाँ पे कुछ बच्चों के जो रिजेक्शन लिस्ट है उसमें जो रीज़न ऑफ रिजेक्शन दिया हुआ है उसमें ये कहीं ये लिखा हुआ है साफ साफ, उसका भी एक स्क्रीनशॉट मैं डाल देता हूँ। उसमें ये बताया हुआ है कि इनको रिजेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि यूजर डिपार्टमेंट के क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा, जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था 18 जनवरी 2020 को, लगभग हमारे पोस्ट कोड में वहाँ पे 13-14 लोग प्रेजेंट थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे रहे थे। तो वहाँ पे एक सर थे ऑफिसर, एक मैम थी। उनसे भी हमने डिस्कस किया था कि सर जो हमारा स्क्रूटनी होता है वो कंडक्ट कौन कराता है? तो उन्होंने साफ साफ दोनों लोगों ने ये कहा था कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो सीधा हम यूजर डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। यूजर डिपार्टमेंट फिर वहाँ से फ़िल्टर करके अपना रिपोर्ट हमें सौंपती है, अपनी क्लैरिफिकेशन रिपोर्ट सौंपती है। फिर उसके बाद हम ओके लिस्ट पब्लिश करते हैं, क्योंकि एसएससी में जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको नहीं पता है ना कि कौन सी डिग्री, कौन सी डिप्लोमा, कौन से सर्टिफिकेट को यहाँ पे वैलिड माना जा सकता है, कौन से इंस्टीट्यूशंस के सर्टिफिकेट को वैलिड माना जा सकता है, किस टाइप का सर्टिफिकेट हो तभी हम माने या उनको हम रिजेक्ट करें। तो ये सब डिसीजन एसएससी नहीं ले सकती है, ये यूजर डिपार्टमेंट को ही पता होता है। ये तीसरा तथ्य था। चौथा, एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा सिलेक्शन पोस्ट की परफॉर्मा है जो कि एसएससी डिपार्टमेंट्स को भेजती है। डिपार्टमेंट को ये परफॉर्मा में अपना स्टेटमेंट देना होता है और उन्हें ये बताना होता है कि हमारा यूजर डिपार्टमेंट एक ऑफिसर जो कि अंडर सेक्रेटरी लेवल का होगा या उनके इक्विवेलेंट लेवल का होगा, उनको हम स्क्रूटनी के लिए अपॉइंट करते हैं, जो एसएससी के साथ मिलके बच्चों की स्क्रूटनी करेगी और उनका जो डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। तो दोस्तों, इन सारे तथ्यों से ये पता चलता है कि जो हमारा स्क्रूटनी होता है उसका जो रिजल्ट आता है ओके लिस्ट, वो यूजर डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है, ना कि एसएससी ऑफिस। इस वजह से ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। बच्चों के मन में एक और सवाल आता है कि जो भी ये ओके लिस्ट प्रिपेयर होता है या प्रोविजनली एलिजिबल लिस्ट आती है, तो क्या ये लिस्ट मेरिट वाइज होती है? तो दोस्तों, इसका जो जवाब है, एसएससी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये लिस्ट मेरिट वाइज होती है। ज़्यादातर पोस्ट कोड में ज़्यादातर रीजन्स ये जो ओके लिस्ट रिलीज़ करती है वो या तो रोल नंबर वाइज होते हैं या रजिस्ट्रेशन वाइज या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं या रैंडम होते हैं। लेकिन कई ऐसे पोस्ट में देखे गए हैं, हमारे भी ग्रुप्स हैं जिन ग्रुप्स में बच्चों ने अपने अपने मार्क्स बताए हैं। कई ऐसे पोस्ट कोड के ग्रुप्स हैं, वहाँ बच्चे अपने मार्क्स डालकर और ये चीज़ चेक कर चुके हैं कि कुछ रीज़न के, कुछ पोस्ट कोड के ऐसे ओके लिस्ट रिलीज़ किए गए हैं जो कि मेरिट वाइज है। जी हाँ, वो मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिला है। अगर एसएससी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है तो हम भी इस चीज़ को नहीं कहेंगे कि ये मेरिट वाइज है। एसएससी क्यों एक्सेप्ट नहीं करती है या वो मेरिट वाइज क्यों रिलीज़ नहीं करते, इसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर वो मेरिट वाइज ओके लिस्ट रिलीज़ करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोचेंगे कि मेरा नाम तो बहुत नीचे है, इसका मतलब मेरे मार्क्स बहुत कम है, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड ही नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए एसएससी बहुत कम पोस्ट के ही मेरिट वाइज करती है, पर हाँ, कुछ पोस्ट के मेरिट वाइज होते हैं, इसके काफ़ी सारे सबूत हैं। अब सवाल बच्चों के मन में होता है, तो फिर ओके लिस्ट आने के बाद अगर हम एलिजिबल हो जाते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा? दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जो ओके लिस्ट आएगी वो लगभग 3 से 4 महीने के बाद आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगले 3-4 महीने, उसके अगले 3-4 महीने आप ले लो, 70 to 75% पोस्ट के ओके लिस्ट लगभग रिलीज़ कर दिए जा चुके होंगे, फाइनल ओके लिस्ट। जब ये हो चुका होगा, इसके और 1-2 महीने के बाद, यानी अभी से लगभग आप ले लो कि 10 महीने के बाद, 10 या 11 महीने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। फेज़ 6 तक अगर देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ कंडक्ट कराए जाते थे जहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर ऑप्ट करते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली में ऑप्ट किया हुआ है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एनआर रीजन में होता था, लेकिन फेज़ 7 से ये रूल चेंज हो चुका है।
चेंज हो चुका है। इसमें अब ये हो गया है कि आपका पोस्ट जिस रीज़न का होगा उस रीज़न में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। जी हाँ, फेज़ 7 के बच्चों को भी अपने अपने पोस्ट के रीज़न में जाके ही डीवी करानी पड़ी, लेकिन एसएससी एक मौका देता है जिसमें कि आप एसएससी को मेल लिखकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ड्यू टू पैंडेमिक मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किसी दूसरे रीज़न में हो। जो भी आप रीज़न बताएंगे एसएससी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं कंडक्ट कराएगी। इसमें फिर डिले हो जाती है। फेज़ 7 में भी अभी तक जो डिले देखने को मिला है वो इसी वजह से देखने को मिला है। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग रीज़न में हो। अब वो दूसरा रीज़न जो है पहले अपना डीवी कराता है, फिर दूसरे रीजन्स के डीवी वो कराता है। इसके बाद वो पहले अपना रिपोर्ट बनाएगा, फिर दूसरे रीजन की रिपोर्ट बनाएगा। वो अपने जो भी रिपोर्ट है वो सेंड करेगा होस्ट रीजन को, फिर होस्ट रीजन उसको कंपाइल करके फिर वो भेजेगा हेडक्वार्टर को। हेडक्वार्टर से फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होके फिर होस्ट रीजन को आएगा, तब जाके वो फाइनल रिजल्ट पब्लिश करेंगे। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है। तो जो नया नियम है इसके वजह से डिले काफ़ी संभावित है। तो फिर आपके मन में हो रहा होगा कि आखिर फाइनल जो हमारी फाइनल रिज़ल्ट आएगी फेज़ 8 की वो हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग अभी से 10-11 महीने के बाद आपका डीवी शुरू होगा। वो डीवी लगभग 75 से 80% पोस्ट के लिए 10-11 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगा और अगले 2-3 महीने, उसके अगले 2-3 महीने तक डीवी कंटिन्यू रहेगा। फिर डीवी होने के 2-3 महीने के बाद जाके फाइनल रिज़ल्ट आने शुरू होते हैं, जो कि और 3-4 महीने तक खींचते हैं। तो ये मान के चलिए कि अभी से कम 1.5 साल के बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ये एसएससी की सच्चाई है। काफ़ी स्लो प्रोसेस है। फेज़ 7 वाले भी भुगत रहे हैं, फेज़ 6 वालों ने भी भुगता था। तो फेज़ 8 में भी हम बहुत ज़्यादा एसएससी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो चीज़ों को फास्ट कर पाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें, कुछ बच्चों के मन में वेटिंग लिस्ट को भी लेकर डाउट रहता है। तो दोस्तों जी हाँ, सिलेक्शन पोस्ट एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है एसएससी का जिसमें वेटिंग लिस्ट भी देखी जाती है। इसमें क्या होता है कि एक बच्चा अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर देता है, फिर उसके बाद वो हो सकता है 3 पोस्ट 4 पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाए, हर जगह जाके वो डीवी करा दे, लेकिन ज्वाइन तो वो एक ही जगह करेगा। फिर क्या होता है कि उसकी जो सीट है बाकी डिपार्टमेंट में खाली रह जाती है। डिपार्टमेंट अगर देखती है कि मुझे ज़रूरत है यहाँ पे स्टाफ की, तो वो फिर एसएससी से कम्युनिकेट करती है और एसएससी को कहती है कि आप वेटिंग लिस्ट इसका रिलीज़ करो। वेटिंग लिस्ट रिलीज होने के बाद नए सिरे से जो उसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और उन बच्चों को फिर अपॉइंटमेंट का मौका दिया जाता है। तो जी हाँ, सिलेक्शन पोस्ट में मेरिट लिस्ट है, लेकिन हर पोस्ट के लिए ये नहीं निकाली जाती है। जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, वहीं पे ये निकाली जाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 से रिलेटेड जितनी जानकारी आपको चाहिए थी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। अगर इसके अलावा भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को छोड़ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पहले मैं डिस्क्रिप्शन में डालता था, पर वो लिंक मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि कुछ अनवांटेड स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स तो नहीं कह सकते हैं, वो हमारे ग्रुप को लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेते हैं और फिर ग्रुप को पॉल्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हमने लिंक को तत्काल रूप से हटा दिया है डिस्क्रिप्शन से। अगर फिर भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। हम एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे आपको, फिर आपको हम अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। धन्यवाद, हमारे चैनल पर बने रहें और एक बार फिर आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।